दिल्ली में विंटर का वेलकम हो गया है और आज दिल्ली के लोगों का सामना सुबह ठंडी हवाओं से हुआ है। बेशक ठंड के दिनों का दिल्ली के लोगों को काफी इंतजार था, मगर बढ़ती ठंड के साथ स्मॉग ने भी दस्तक देकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि तापमान में गिरावट आने से पोल्यूशन तेजी से बढ़ने लगा है। आज सुबह दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में काफी स्मॉग छाया रहा। ये किसी एक इलाके का हाल नहीं है, बल्कि ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की ऐसी ही मोटी परत छाई हुई है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को हुई, क्योंकि स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। आलम ये रहा कि कई इलाकों में तो कुछ मीटर दूर तक दिखना बंद हो गया। विजिबिलिटी कम होने के साथ दिल्ली और एनसीआर की हवा भी बेहद खराब होती जा रही है। हालांकि राजधानी की हवा दिवाली के पहले से खराब श्रेणी में बनी हुई है, मगर अब स्मॉग की मोटी चादर ने मुश्किल और ज्यादा बढ़ा दी है। हरियाणा के करनाल, पानीपत, पंजाब के अमृतसर शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। चंडीगढ़ की तस्वीर भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यहां भी जानकार यही कह रहे हैं कि अभी तो ये विंटर की शुरुआत है और अभी से ये हाल है, जबकि शीतलहर का लंबा दौर शुरू होना अभी बाकी है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। स्मॉग स्मॉग स्मॉग, इन दिनों दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों की यही सच्चाई है। 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि मौसम की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त जिधर नजर दौड़ाएंगे स्मॉग नजर आएगा। इस स्मॉग की वजह से ऊंची ऊंची इमारतें नजर नहीं आ रही, जबकि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही थी। बात सिर्फ स्मॉग की ही नहीं है, बढ़ते स्मॉग के साथ दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी को बताया जा रहा है। असल में पिछले 2 दिनों में कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बर्फबारी हुई। लद्दाख के कारगिल में इतनी जोजिला पास के करीब इतनी बर्फबारी हुई कि कुछ वक्त के लिए यहां सब कुछ ठप पड़ गया। बाद में बर्फ हटाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए सड़कों को साफ किया गया। और आज जब सुबह लोग घर से बाहर निकले तो दिल्ली का क्या हाल था, देखिए सुबह 7:30 बजे दिल्ली का क्या हाल था। नवंबर महीने में 2 हफ्ते बीत जाने के बाद मौसम ने करवट ली है। 13 नवंबर की सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर मंदिर है, लेकिन फॉग की वजह से मंदिर दिख नहीं रहा। हालांकि हवा चल रही है, उसके बावजूद घना कोहरा यहां पर है और साथ साथ स्मॉग भी है, यानी पोल्यूशन भी है। उसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। आप देखिए 7:30 बजे का वक्त है और इस वक्त बहुत उजाला होता है, लेकिन कई गाड़ियों को अपनी जो हेडलाइट है वो ऑन करके चलनी पड़ रही है विजिबिलिटी की वजह से। और यही तस्वीर राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में है। हालांकि जैसे ही दिन निकलेगा उसके बाद विजिबिलिटी क्लियर होने की पूरी उम्मीद है कि 9 बजे तक जो तमाम कोहरा है वो छट जाएगा, लेकिन स्मॉग जो है वो बना रहेगा। जानकारी ये है कि AQI कई इलाकों में तो 500 के आसपास पहुंच गया है और ज्यादातर इलाकों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करें तो 400 के पार है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर, मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो कम होगा। फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास है और मिनिमम 17 से 18, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। चलिए अब आपको इंडिया गेट पर सुबह के वक्त का हाल दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो दिल्ली एनसीआर में आज जो कोहरा दिखाई पड़ा है उसका असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हुआ है। विजिबिलिटी प्रभावित हुई है तो कैट-3 ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं, लेकिन वो विजिबिलिटी आप समझेंगे कि एक दरअसल रास्ते पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है। जब मैं नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे या ऐसे ट्रैवल करते आगे हुए आ रहा था तो कई जगहों पर जो विजिबिलिटी थी वो 1 किलोमीटर से भी कम थी। और अभी अगर आप राजपथ पर अगर आप देखें इधर तो ज्यादा दूर नहीं है राष्ट्रपति भवन, लेकिन इस समय वो आंखों से ओझल है। और अगर आपको यहाँ पर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि जैसे जैसे आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे, खुले इलाकों में निकलेंगे, वहां इसका ज्यादा असर होगा। तो आमतौर पर जो हम दिसंबर के बाद से लेकर के जनवरी महीने में देखते थे वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही दिख गया है। दूसरी तरफ अगर आपको कैमरा जाएगा, यहाँ से भी अंदाजा लगेगा कि कुछ फरलांग की दूरी पर है ऐतिहासिक ये मेमोरियल इंडिया गेट और उसके ठीक आगे जो है सब कुछ आंखों से ओझल हो रहा, दृश्य हो रहा है।
है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो धुंध अब तक जो थी उससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब विजिबिलिटी प्रभावित होगी तो उससे आप समझिए कि पूरी तरह से जो यातायात है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आज ऐसी तस्वीर जो है पंजाब में दिखाई दे रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, पूरी दिल्ली में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हरियाणा से जो लगती हुई सीमाएं हैं, तो हरियाणा में भी इसका असर है और ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक इस तरह धुंध की स्थिति, घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। और हाँ, जाहिर है इसका सीधा असर है कि ठंड निकल आई है, तो बहुत ज्यादा लोग आपको अब दिखाई देंगे कि या तो उनके मफलर, या तो स्वेटर, शॉल, पुलोवर, इस तरह की चीजें निकल आई हैं। ठंड भी बढ़ गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से मनीष विधूड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो ये महज शुरुआत भर है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी दिल्ली की हवा और खराब होती जाएगी। ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक सुबह स्मॉग या कोहरा रहने की संभावना है। शाम के समय भी हल्की ठंड रहने का अनुमान जताया जा रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रह सकता है। वहीं कल की अगर बात करें तो कल यानी कि 14 नवंबर को पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में 15 से 16 नवंबर तक बारिश बर्फबारी हो सकती है और पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी। ये ठंडी हवाएं आने वाले 3 से 4 दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने लगेंगी, जिसके बाद तेजी से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं लद्दाख के कारगिल में इतनी भीषण बर्फबारी हुई जिसने पूरे इलाके की रंगत को बदल दिया। इस बर्फबारी से वहां सफेद चादर बिछी नजर आई। हालांकि पहाड़ों पर सफेद चादर की तरह बिछी बर्फ देखने में अच्छी तो लगती है, मगर ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। गाड़ियों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, जरूरी चीजों की सप्लाई रुक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कारगिल में। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि रोड ढक गई। ऐसे में बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को उतारना पड़ा। ये गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ते हुए सड़कों पर गिरी बर्फ को किनारे लगाते चली गईं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लद्दाख की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद क्या स्थिति वहां पर बनी है। हर तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर जम गई, जिसके बाद कई गाड़ियों के जरिए बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया और रास्तों को खोला गया। और जब कुदरत मेहरबान होती है तब सैलानियों को बर्फबारी देखने को मिलती है और इसी बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और इत्तेफाक से उनकी मुराद पूरी भी हो गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानी और कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम का यह बदला मिजाज दोनों को पसंद आ रहा है। आलम यह है कि ग्रीन वैली व्हाइट वैली बन गई है और सूरज की किरणें पड़ते ही पहाड़ चांदी से चमकने लगते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर है। ये हरी वादियां अब सफेद वादियों में तब्दील हो गई है। अच्छी बर्फबारी यहां हुई है और पर्यटक काफी खुश है, व्यापारी भी, कारोबारी भी यहां के काफी खुश हैं। ये तस्वीरें हैं सोनमर्ग की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अच्छी बर्फबारी हुई है। हालांकि कल इसकी शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है बर्फबारी का और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। और चलिए मौसम की बात हो रही है तो चुनावी मौसम की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही आएंगे। झारखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। झारखंड में पहले राउंड की वोटिंग के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में राजस्थान की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा, क्योंकि झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग आज होनी है, जिसके लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। यहां पहले चरण के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में चुनाव मैदान में 683 उम्मीदवार हैं और झारखंड में चुनाव के पहले राउंड में 73 महिला उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं। सबसे खास बात यह कि पहले चरण की 43 सीटों में से 17 सामान्य सीटें हैं। झारखंड में चल रहे मतदान के पहले चरण में 26 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं। मतदान के लिए कई यूनिक और मॉडल पोलिंग बूथ भी तैयार किए गए हैं। यूनिक बूथ पर झारखंड की कला संस्कृति की झलक दर्शाई गई है और मतदाता देख भी पा रहे हैं। दूसरे राउंड के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 23 नवंबर की बात करें, 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, जिसका इंतजार सबको है। उपचुनाव की बात करें तो आज राजस्थान की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, असम की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है, कर्नाटक की 3 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी वोटिंग जारी है, छत्तीसगढ़, गुजरात में एक सीट पर वोटिंग जारी है, केरल, मेघालय की बात करें तो यहां भी एक सीट पर वोटिंग जारी है। वहीं प्रियंका गांधी के लिए वायनाड इस बार बड़ी परीक्षा के तौर पर सामने है। इस सीट से एलडीएफ के सत्यन मुकेरी, एनडीए की नव्या हरदास और 13 अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका के सामने पार्टी के गढ़ को बचाए रखने के अलावा पिछले 2 चुनावों में भाई राहुल गांधी की जीत के बाद इस अंतर को बढ़ाने की चुनौती भी है। इस साल राहुल की जीत का अंतर करीब 3.5 लाख वोटों से अधिक था, जबकि 2019 में करीब 4.5 लाख के लगभग वोट ज्यादा थे। प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ रही नव्या का इस मुकाबले पर क्या कहना है, चलिए आइए वो सुनवाते हैं। वायनाड में इस वक्त बाइपोल के लिए पोलिंग चल रही है। हमारे साथ एनडीए कैंडिडेट नव्या हरदास जी हैं, जो अभी भी भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेके बाहर आई हैं। मैम, आप भगवान के मंदिर आई हैं, उनसे आपने आशीर्वाद मांगा। कौन से ऐसी चीज है जिनको लेकर आज आप यहाँ पर आए? वायनाड मंडल पर इस चुनाव में जीतने की आशीर्वाद मैंने चुका है एंड डेफिनेटली आई होप दैट अयप्पा's ब्लेसिंग्स विल बी देयर फॉर मी। क्या मुद्दे आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकते हैं जिनको लेकर लोगों को आपको वोट करना चाहिए? कांग्रेस तो इस बार बहुत डर है कि इस चुनाव में वो जरूर नहीं जीतेंगे, इसलिए दे आर प्रोवाइडिंग द किट्स एंड ऑल। So this time the BJP is going to have a high victory. प्रियंका गांधी आपके सामने है, आपको कितनी कठिन और कितनी टफ फाइट आपको लगती है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस तो ये मेरी 4th चुनाव है। प्रियंका तो उसका पहला चुनाव है ये। या तो आपके लिए आपको लगता है कि इजी होगा, आप जीतेंगे यहाँ से? डेफिनेटली जरूर जीतेंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक की, जिसके दूसरे स्ट्रेच को मंगलवार के दिन जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, जहां मथुरा रोड होकर फरीदाबाद, पलवल और सोहना जाने वाले लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। वहीं अब इस एक्सप्रेसवे लिंक के दूसरे स्टेज के खुल जाने के बाद भारी ट्रैफिक के जाम से निजात मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। दिल्ली से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड को खोल दिया गया है। ये लिंक रोड दिल्ली के मीठापुर से शुरू हो रहा है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाएगा। इसके पहले अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना होता था तो फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक आपको ऐसे ही इसके नीचे के रास्ते से जाना होता था, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब ये 24 किलोमीटर का लिंक रोड एक्सप्रेसवे तक का बनकर तैयार हो गया है। आज से इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले जो लिंक रोड बना था वो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से सोहना तक बना हुआ था। सोहना से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलता था, लेकिन अब ये दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक पहुंच गया है। यानी कि अब जो कुल दूरी है सोहना तक की 50 किलोमीटर की, वो आप इसी तरह के शानदार लिंक रोड के जरिए पूरी करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां हम खड़े हैं मीठापुर में, ये बिल्कुल दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर कहलाता है कालिंदी कुंज, उससे सटा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अब दिल्ली से जो भी लोग डीएमई यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ना चाहते हैं, उनका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ना सिर्फ उन लोगों का रास्ता आसान होगा, बल्कि जो भी लोग दिल्ली से
फरीदाबाद की तरफ अब तक सफर करते थे उनका भी रास्ता आसान हो जाएगा। पहले लोग नीचे के रास्ते से जाते थे, ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो नीचे के रास्ते पर भी जाम बहुत ज्यादा लगता था और ट्रैफिक के दबाव में लोग काफी देर तक परेशान होते थे। लेकिन अब जो आसपास के लोग हैं उनको इस ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो लिंक रोड है उसको 3 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में फरीदाबाद के सेक्टर 65 से सोहना तक का 26 किलोमीटर का स्ट्रेच था। ये दूसरे चरण की लिंक रोड है जो कि दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक है। इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर का है और आखिरी जो लिंक रोड बनना है वो लगभग 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा जो कि कालिंदी कुंज से होकर डीएनडी फ्लाईओवर से जुड़ेगा और जिसका कंस्ट्रक्शन ये आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो 9 किलोमीटर का हिस्सा बचा है वो अभी आप देखिए यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 6 महीनों में ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो आप डायरेक्टली इसी लिंक रोड और एलिवेटेड रोड से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर ये आज एक बड़ा तोहफा मिला है दिल्ली वालों को और जैसे ही ये पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस सपने के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है ना सिर्फ वो सपना पूरा होगा कि कम से कम समय में दिल्ली से लोग मुंबई पहुंच जाएं, बल्कि जो लोकल लोग हैं जो अभी तक नीचे ट्रेवल करते थे उन्हें जाम बहुत मिलता था, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस जाम से मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चलिए अब बात बनारस की करते हैं, जहां देव दीपावली से पहले गंगा महोत्सव का रंग जमा है। कल यहां गंगा महोत्सव का आगाज हो गया, तो वहीं देव दीपावली को लेकर भी काफी चहल पहल काशी की धरती पर हो रही है। देश विदेश से श्रद्धालु इस पावन मौके पर गवाह बनने के लिए आ रहे हैं। देखिए काशी से हमारी ये खास रिपोर्ट। देव दीपावली से पहले गंगा महोत्सव की ये रंगारंग और भव्य तस्वीरें हैं। काशी की धरती पर हर साल गंगा के प्रति सम्मान जताने का ये उत्सव बड़े ही उल्लास और आस्था के रंग बिखेरता आया है, जिसका गवाह हमेशा की तरह इस बार भी देश विदेश से आने वाले कई मेहमान बने। इस महायज्ञ में आपने संसार के समस्त ऋषि मुनि तथा देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। गंगा महोत्सव वैसे तो हर साल राजघाट पर आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार नमो घाट पर 12 नवंबर से गंगा महोत्सव का आरंभ कुछ ऐसी सांस्कृतिक छटा बिखेरने के साथ हुआ। अस्सी घाट पर इस गंगा महोत्सव की ऐसी रौनक 14 नवंबर तक रहेगी, जिसमें देश भर के कई नामचीन कलाकार आकर अपना हुनर दिखाएंगे। गंगा महोत्सव का समापन होते ही देव दीपावली का भी भव्य आयोजन होना है, जिसको सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी दिन रात एक किए हुए है। इस बार तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई हैं, क्योंकि न केवल होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं, बल्कि देख सकते हैं कि जो नावें हैं उनकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। नाव पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, होटल पूरी तरह से बुक हो गए हैं। महीनों पहले से ये बुकिंग हो जाती है। नाव पर सवारी के लिए हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोगों को खर्च करना पड़ता है और अभी से स्थिति ये है कि सारी बुकिंग रोक दी गई है, क्योंकि कहीं कोई जगह फिलहाल बचती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस बार न केवल आस्था के नजरिए से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी देव दीपावली बहुत ही खास, अनूठी और अलौकिक होने वाली है। 15 नवंबर को देव दीपावली की मान्यता और उसकी भव्यता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। घाटों पर जगमगाते दियों के साथ ही नमो घाट और काशी विश्वनाथ धाम पर बटुकों द्वारा आरती और शंखवादन का मनमोहक नजारा देखने के लिए लाखों श्रद्धालु बनारस का रुख कर रहे हैं। इंतजार 15 नवंबर का है। देव दीपावली पर पिछली बार की ही तरह इस बार भी 17 लाख दिए जलाए जाएंगे।
इनमें 12 लाख दिए प्रशासन जलाएगा तो 5 लाख दिए जनता की तरफ से प्रज्वलित किए जाएंगे। काशी के लगभग 80 कुंडों, गोमती और वरुणा घाटों पर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस दौरान नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी और प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो होगा। नमो घाट के अलावा चेत सिंह घाट पर भी लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। ये शो काशी, शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा देव दीपावली के पावन दिन पर विश्वनाथ धाम के सामने भी गंगा पार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। यही नहीं, भगवान शिव के म्यूजिकल थीम पर एक फायर क्रैकर शो भी आयोजित होगा। ये रंग बिरंगी आतिशबाजी लगभग 15 मिनट तक दिखाई देगी। इस ग्रीन आतिशबाजी का नजारा सभी 84 घाटों से दिखाई देगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली यानी देवताओं की दिवाली को मनाने की ये परंपरा काफी प्राचीन है, जिसको नजदीक से देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आस्थावान काशी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देव दीपावली का ये शुभ दिन कारगिल युद्ध के जाबाज वीर सपूतों को भी समर्पित किया गया है। काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं, उन 84 घाटों को सजाया जाता है। दशाश्वमेध घाट पे भव्य रूप से भगवती मां गंगा की महाआरती होती है, जो कि 21 ब्राह्मणों और 42 देव कन्याओं द्वारा होती है, जो कि साल में एक ही बार होता है। और इस वर्ष हम लोग 1999 का कारगिल विजय युद्ध का हम लोग 25वां वर्ष जो है रजत जयंती को हम लोग पालन कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है भव्य रूप से माला फूल से सजावट होगी और भव्य रूप से लाइट से सजाया जाएगा। फिलहाल देव दीपावली पर आयोजित होने वाले खास कार्यक्रमों का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। गंगा किनारे सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन शाम 5:30 बजे से लेकर 6:20 तक होगा। नमो घाट पर सांस्कृतिक संध्या का समय शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। नमो घाट के सामने फायर क्रैकर शो शाम 6:20 से लेकर 6:25 तक रहेगा। वहीं गंगा आरती का वक्त रखा गया है शाम 7 बजे से लेकर 7:45 तक। चेत सिंह घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो शाम 7:20 से लेकर 7:45 तक जनता के लिए रखा गया है, जबकि वीआईपीज के लिए इसी घाट पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का समय रखा गया है रात 8 बजे से लेकर 8:25 तक। वहीं काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन फायर क्रैकर शो का समय रात 8:45 से लेकर 8:55 तक और चेत सिंह घाट पर लेजर शो का तीसरा शो आयोजित होगा रात 9 बजे से लेकर 9:25 तक। तो काशी की धरती पर जहां इस वक्त गंगा महोत्सव अपनी अनुपम रौनक बिखेर रहा है, वहीं अब इंतजार देव दीपावली की उस छटा का, उन अलौकिक पलों का भी रहेगा जब काशी के सभी गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगा हो उठेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आत्मनिर्भर भारत की करते हैं। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में प्रचंड हेलीकॉप्टर से फायरिंग का सफल परीक्षण किया है। हाई एल्टीट्यूड पर की गई इस सफल फायरिंग ड्रिल से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भारतीय सेना की फायर पावर को और भी मजबूत कर दिया है। इसकी सटीक और घातक मारक क्षमता इसे जंग के मैदान का गेम चेंजर बनाती है। अपनी इन्हीं खूबियों से प्रचंड हेलीकॉप्टर दुनिया के ताकतवर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में खास पहचान बना चुका है। प्रचंड एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है जो रेगिस्तान की भीषण गर्मी के साथ ठंडे ऊंचे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उड़ सकता है और दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह रुककर चारों दिशाओं में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। आसमान में सीधे गोता लगाकर ये दुश्मन को चकमा भी दे सकता है। टारगेट पर हमला करने के बाद ये हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में ओझल हो जाता है। प्रचंड 5.8 टन वजनी 2 इंजनों वाला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
हल्के वजन की वजह से काफी ऊंचाई पर बने बंकरों को नष्ट करने में ये काफी उपयोगी है। प्रचंड 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी हथियार और ईंधन लेकर उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम घातक वातावरण में मिशन की सफलता और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। और ये एक स्टील्थ हेलीकॉप्टर है जो इसे दुश्मन के रेडार से ओझल रखता है। प्रचंड की मारक क्षमता दुश्मन के ड्रोन्स और टैंकों के खिलाफ भी कारगर है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के जरिए चीन और पाकिस्तान के ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है और जमीन पर दुश्मन के टैंकों का भी खात्मा कर सकता है। प्रचंड में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स 20 mm के टेरेट गन्स, रॉकेट सिस्टम और दूसरे घातक हथियार लगे हुए हैं। दरअसल साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन को अच्छी तरह अंजाम दे सके। प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। प्रचंड के कई टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अब इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में अपनी सफल फायरिंग ड्रिल से भारतीय सेना की ताकत और सरहद की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में हर रोज बड़ी संख्या में लोग अपने रोगों का इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। इन लोगों में बड़ी संख्या उन दिव्यांगों की भी होती है जो एम्स पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक अक्षमताओं की वजह से वहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब दिव्यांगों को एम्स में किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए एम्स में कई खास सुविधाएं लॉन्च की गई हैं। इन तस्वीरों में गुड न्यूज छिपी है एम्स आने वाले दिव्यांग मरीजों के लिए, जो देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते या सुन नहीं सकते। उनके लिए एम्स की राहें अब आसान हो गई है। डॉक्टर से मिलना हो या फिर किसी टेस्ट के लिए जाना हो, अब सब कुछ आसान हो गया है। एम्स में रोज करीब 18 से 20 हजार मरीज पहुंचते हैं। इनमें बड़ी तादाद दिव्यांग मरीजों की भी होती है। उनके लिए एम्स में खास सुविधा शुरू कर दी गई है। हर विभाग के नाम और जरूरी निर्देश ब्रेल लिपि में लिखे गए हैं। दिल्ली के एम्स में केयर टुडे और इंडिया टुडे ग्रुप की इस पहल से यहां आने वाले दिव्यांग मरीजों को एम्स के विशाल कैंपस में जरूरी सुविधाओं के लिए किसी की मदद का मुहताज नहीं होना पड़ेगा। एम्स में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था कि कई लोग जो व्हील चेयर में आते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए मदद करने के लिए हमने कुछ सोचा था। थैंक्स टू दी केयर इंडिया एंड दी अनुप्रयास, उन लोगों ने हमारे लिए ब्रेल्स का और साइनेजेस लाया है, व्हील चेयर्स भी लाया है। एंड देन लॉन्ग वे में हमने यही सोच रहे हैं कि अगर हम कोई एनजीओ से या सीएसआर में कुछ ऐसा बनाएं ताकि व्हील चेयर्स भी आएँ, जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड है और फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनके लिए कुछ सहायता जैसा एक फाउंडेशन जैसा बनाएं और उनको सर्विस देंगे लॉन्ग टर्म में, ये भी सोचा जा रहा है। नई सुविधा उन दिव्यांगों के लिए भी है जो बोल और सुन नहीं सकते। वह अपने मोबाइल के जरिए एम्स में हर सुविधा पा सकते हैं। बस उन्हें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है और फिर मोबाइल पर साइन लैंग्वेज में उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। अनुमान है कि एम्स में हर महीने करीब 20 से 30 हजार दिव्यांग इलाज के लिए आते हैं। उन्हें इन सुविधाओं का फायदा होगा। जो सुविधाएं एम्स कैंपस में लगाई गई है, उनमें 410 ब्रेल रेलिंग संकेतक लगाए गए हैं। इन संकेतकों से उन रोगियों को स्वतंत्र रूप से गंतव्य तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जो देख नहीं सकते।
एम्स कैंपस में 4 ब्रेल मैप लगा दिए गए हैं। इससे कैंपस के लेआउट और रास्तों को समझने में सहायता मिलेगी। एम्स कैंपस में ब्रेल लिपि में 30 पुस्तिकाएं भी लॉन्च की गई है, जिससे उन्हें डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एम्स में सीढ़ियों पर रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगाया गया है, जिससे उन मरीजों को चलने में फायदा होगा जिनकी नसर बेहद कमजोर है। 18 नई व्हील चेयर भी लाई गई है। इससे उन सभी दिव्यांगों को सहायता मिलेगी जो चलने फिरने में असमर्थ है। न्यू दिल्ली में 15,000 से ज्यादा लोग आते हैं तकरीबन हर रोज, और उसमें से काफी ऐसे होते हैं जो ट्रू सेंस में डिसेबल्ड ना हो, लेकिन फिर भी बीमारी की वजह से सिमिलर तकलीफें झेलते हैं। और साथ में डिसेबल्ड हमारे पास काफ़ी आते हैं, ब्लाइंड आते हैं, आरपी सेंटर में हमारे पास बहुत आते हैं, बच्चे हैं जो अर्ली उसमें विजन होते हैं। तो हमारे पास उसमें से तकरीबन 5% पॉपुलेशन ऐसी होती ही है जो डिसेबल्ड है। और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली जो डिसेबल फ्रेंडली एक्ट लाए थे, उसमें भी दे आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस टू बी मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड मोर एक्सेसिबल, जिसकी वजह से नए नियम भी लाए गए हैं। आपके रैंप्स बनाने के लिए बोला जा रहा है, लिफ्ट्स बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो जी केयर टुडे और अनुप्रयास हैज हेल्प्ड अस सॉल्व वन प्रॉब्लम। एम्स जैसे बड़े संस्थान में जहां आम लोगों को भी एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में मुश्किल होती है, वहां दिव्यांगों के लिए नई सुविधा वरदान से कम नहीं। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ गुड न्यूज टुडे।